हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम लोग यहाँ पे बीपीएससी जियोग्राफी मेंस के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में देख लेते हैं किस प्रश्न को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आज का प्रश्न है, व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड यूज एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन बिहार। एनालाइज द एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टेट। हिंदी में है, बिहार में कृषि भूमि उपयोग और फसल प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या है। प्रदेश की कृषि समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे तीन टॉपिक से आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है कि बिहार में जो कौन कौन से फीचर्स है एग्रीकल्चरल लैंड यूज का। एग्रीकल्चरल लैंड यूज का मतलब है यहाँ पे कि बिहार में टोटल जियोग्राफिकल एरिया से कितना परसेंट एग्रीकल्चर किया जाता है और एग्रीकल्चर में भी कौन कौन सी क्रॉप की क्या क्या परसेंटेज है, ठीक है, उनका लैंड यूज क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे एग्रीकल्चर लैंड यूज। ठीक है, जैसे आप यहाँ से आप बताओगे कि पैडी क्रॉप की कितनी परसेंटेज में लैंड यूज किया जाता है, कितने परसेंट में ग्रो किया जाता है, एग्रीकल्चरल के लिए कितना लैंड यूज किया जाता है, ये सब चीज़ें जो फिगर्स है इसकी आप फीचर्स में आप बताओगे एग्रीकल्चरल लैंड यूज में। दूसरा यहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न्स। क्रॉपिंग पैटर्न्स मीन्स कौन सी क्रॉप ज़्यादा उगाई जाती है, कौन सी क्रॉप कब उगाई जाती है, ठीक है, तो सीजन वाइज कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, तो इन सब चीज़ों का जो पैटर्न है वो आपको क्रॉपिंग पैटर्न में आ जाएंगे। फिर आपको थर्ड जो हमारा है एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स क्या हैं, स्टेट में कौन कौन सी प्रॉब्लम अभी फेस किए जा रहे हैं उसको भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो आई होप यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा यहाँ क्या क्या इसमें लिखना है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि जो हमारे बिहार की जियोग्राफी क्या है, वहाँ पे क्लाइमेट क्या है, किस टाइप के एग्रीकल्चर को वो सूटेबल करता है, सब कुछ चीज़ें आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो बिहार की जियोग्राफी की बात करें तो बिहार हमारा ईस्टर्न इंडिया में लोकेटेड है, यानी ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्रीज में लोकेटेड है और बिहार एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। ठीक है, कोस्टल स्टेट नहीं है, ये चारों तरफ से स्टेट से घिरा हुआ है, कोई भी पोर्ट की एक्सेसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। इसकी लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन की बात करें तो हमारे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है और ईस्टर्न में भी आप देखोगे 83 से 88 डिग्री के बीच में हमारी लॉन्गिट्यूड में लोकेटेड है। इसके अलावा लैटिट्यूड्स की बात करें तो 24 से 27 के बीच में हमारी लैटिट्यूड्स में है। इसका मतलब है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नदर्न पार्ट में लोकेटेड है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में हमारी क्या होती है, एक तरह से ट्रॉपिकल क्लाइमेट होती है और उसके बाद टेम्परेट क्लाइमेट हमारा स्टार्ट हो जाती है। तो वैसे टेक्निकली बात करोगे तो हमारा बिहार हमारी टेम्परेट जोन में लोकेटेड है। ठीक है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नदर्न पार्ट में है, बट यहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट नहीं मिलता है, सब ट्रॉपिकल टेम्परेट क्लाइमेट मिलता है, यानी मिक्स काइंड ऑफ मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिमालयन भी एक तरह से मेजर रोल प्ले करता है टेम्परेट क्लाइमेट ना होने का। ठीक है, तो वैसे तो बिहार हमारी नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में लोकेटेड है, बट यहाँ पे जो क्लाइमेट्स है वो हमारी सब ट्रॉपिकल टेम्परेट क्लाइमेट है। ठीक है, ह्यूमिडिटी की बात करें तो बिहार हमारा वेस्ट बंगाल एक ह्यूमिड क्लाइमेट में है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश सब ह्यूमिड क्लाइमेट में है। तो बिहार आप बोल सकते हो कि ह्यूमिड और सब ह्यूमिड के बीच में एक ट्रांजिशन जोन की तरह काम करता है, यानी कि मिक्सअप यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी नहीं है, बहुत कम भी ह्यूमिडिटी नहीं है। ठीक है, तो ट्रांजिशनल जोन में बिहार लोकेट करता है, ह्यूमिड और सब ह्यूमिड क्लाइमेट में, और क्लाइमेट भी हमारी एक तरह से सब ट्रॉपिकल टेम्परेट क्लाइमेट है यहाँ पे। तो क्लाइमेट में काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे वाटर्स वे की, तो यहाँ पे मेजर जो रिवर्स है जैसे गंगा, घाघरा, सोन, गंडक, कोसी, ये बिहार से होकर गुजरती है। तो बहुत ही एबेंडेंट हमारी वाटर रिसोर्सेज हैं बिहार में। ठीक है, और रिवर जो गंगा है वो हमारी वेस्ट टू ईस्ट हमारी फ्लो होती है, वेस्ट टू ईस्ट, और बिहार को दो पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, एक नदर्न बिहार, एक यहाँ से सदर्न बिहार। तो ये हमारी जियोग्राफी ऑफ बिहार हो गया।
इसको आप मैप की सहायता से भी देख सकते हो या विजुलाइज भी कर सकते हो यदि आपने मैप देखा हो तो। अब बात करते हैं यहाँ पे कि बिहार में लैंड यूज क्या है। ठीक है, यहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड यूज की सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल लैंड यूज बिहार में किस टाइप की है। तो वैसे टोटल बिहार की ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो 93.6 लाख हेक्टेयर पूरे बिहार की जियोग्राफी की एरिया है। और एक कंट्री की रेस्पेक्ट में बात करोगे तो पूरे कंट्री का 2.86% जो जियोग्राफिकल एरिया है वो बिहार की है। ठीक है, पूरे कंट्री का 2.86% जो एरिया है वो बिहार में आता है। और बिहार की टोटल जियोग्राफिकल एरिया की बात करोगे तो 93.6 लाख हेक्टेयर बिहार की है। इसमें से 93.6 लाख हेक्टेयर में से आप देखोगे तो 56.03 लाख हेक्टेयर में खेती की जाती है। ठीक है, नेट कल्टीवेबल एरिया है। यहाँ पे ग्रॉस कल्टीवेबल एरिया की बात नहीं हो रही है, नेट कल्टीवेबल एरिया की। ठीक है, जिसपे की खेती की जाती है। ये आप देखोगे लगभग में 60% के आसपास बिहार की जो एरिया है उस पर खेती की जाती है। ये हमारा ओवरऑल आप नेशनल एवरेज देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा है। और लेकिन नेट जो कल्टीवेबल एरिया है वो हमारी थोड़ी सी डिक्लाइन कर रही है क्योंकि अर्बनाइजेशन प्रोसेस हमारे बिहार में हो रही है। इसके अलावा अदर लैंड यूज आप देखोगे 60% हमारी खेती के लिए यूज की जाती है। उसमें से 7.1% आप देखोगे तो नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया है, यानी कि फॉरेस्ट कवर बहुत ही कम है बिहार में, सिर्फ लगभग में 7% के आसपास है। फिर आप देखोगे 4.6% जो जियोग्राफिकल एरिया बिहार के वो बैरन है, खाली पड़ती पड़ी हुई है, अनकल्चरेबल लैंड है, यहाँ पे खेती कुछ नहीं की जाती है, बैरन पड़ती पड़ी हुई है। ठीक है, 4.6%। 17.5% के आसपास जो जियोग्राफी एरिया है वो हमारी नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए है, रिजर्व किया गया है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे फ्लड एरिया होंगे, यहाँ पे पॉन्ड्स होंगे, तालाब होंगे, नदी होंगे, ये सब चीज़ों में हमारे 17.5% जियोग्राफी एरिया यूज हो जाते हैं। और फिर आप देखो 10 से 11% जो लैंड एरिया है वो हमारी कल्चरल वेस्ट लैंड या वहाँ पे परमानेंट पैस्चर है या फॉलो लैंड है। ठीक है, यहाँ पे खेती 5-6 साल में एक आध बार की जाती है। तो ये हमारी लैंड यूज यहाँ पे देखने को मिलता है। सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड यूज की बात करें तो 60% हमारी एग्रीकल्चर यहाँ पे की जाती है और फॉरेस्ट्री 7.1%। तो ये फिगर आप ध्यान में रखना क्योंकि कहीं भी इस फिगर की ज़रूरत पड़ सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि बिहार में एग्रीकल्चर की स्टेटस क्या है। ठीक है, अभी हम लोग देखें 60% में बिहार के जियोग्राफिक एरिया में खेती की जाती है और बिहार में आप बोल सकते हो कि बहुत ही फर्टाइल लैंड है और पूरी तरह से कम्प्लीटली फ्लैट भी लैंड है। ठीक है, अब स्टेटस देख लेते हैं। तो बिहार की आप देखोगे ओवरऑल जीडीपी में एग्रीकल्चर का जो रोल है वो 24 से 25% जो स्टेट जीडीपी है वो हमारी एग्रीकल्चर से आती है। पॉपुलेशन की बात करोगे तो बिहार की जो पॉपुलेशन है वो 75 से 77% जो बिहार की पॉपुलेशन है वो हमारी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है और इतने कम हमारी एक तरह से बोल सकते हो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। तो यहीं पे आप देख सकते हो कि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि 75% 77% जीडीपी जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 25% जीडीपी को प्रोड्यूस करने में लगी हुई है। तो कितनी ज़्यादा यहाँ पे पॉवर्टी हो सकती है। बात करेंगे फिर एग्रीकल्चरल, तो ये हमारी नेशनल एवरेज से बहुत ज़्यादा है यहाँ पे एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स। और इस जो बिहार स्टेट है वो सेल्फ सफिशिएंसी हासिल किया फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, यानी काफ़ी यहाँ पे फूड ग्रेन प्रोडक्शन होती है। और ये इंडिया के लार्जेस्ट वेजिटेबल प्रोड्यूसर स्टेट भी है, जैसे पोटैटो ओनियन यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं। और इंडिया के सबसे ज़्यादा लीची प्रोड्यूसर भी है, पाइनएप्पल प्रोड्यूसर भी है। और इसके अलावा आप देखोगे तो बिहार की जो नेचुरल एसेट में सबसे जो मेजर रोल है वो हमारी सॉइल की है। ठीक है, बिहार की एसेट एक तरह से सॉइल है क्योंकि सॉइल बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है और मेजर पोर्शन ऑफ जो सॉइल है वो खादर से बनी हुई है। ठीक है, खादर क्या होती है, न्यू एल्यूवियल जो डिपॉजिट होते हैं उससे बनी होती है। और खादर जो सॉइल है वो क्योंकि वहाँ पे हर साल फ्लड आता रहता है तो नए वहाँ पे एल्यूवियल सॉइल वहाँ पे हर साल डिपॉजिट होते रहते हैं। तो खादर से हमारा जो बिहार की सॉइल है मेजॉरिटी बनी हुई है, इसलिए वो बोल सकते हो कि इंटेंसिव जो कल्टीवेशन वहाँ पे
करने के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, और जो नेचुरल फर्टाइल सॉइल है वो हमारी एसेट है बिहार की। ठीक है, कोई वहाँ पे मिनरल रिसोर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ सॉइल ही एग्रीकल्चर के लिए एक तरह से बोल सकते हो महत्वपूर्ण हमारी एसेट है बिहार की। अभी हम लोग देखें कि स्टेटस क्या है एग्रीकल्चर में। अब देख लेते हैं एग्रीकल्चर पैटर्न क्या है बिहार में। ठीक है, किस टाइप की वहाँ पे एग्रीकल्चर की जाती है, क्या पैटर्न उनका है। तो एग्रीकल्चर पैटर्न की बात करेंगे तो सबसे पहले आप देख लो एग्रीकल्चर पैटर्न होती क्या है। तो प्रोपोर्शन ऑफ एरिया यूज्ड फॉर वेरियस क्रॉप ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन। मान लो खरीफ सीजन है तो खरीफ सीजन में किस क्रॉप की एरिया ज़्यादा है, किस क्रॉप की एरिया कम है, एरिया वाइज यहाँ पे जो एनालिसिस करते हैं क्रॉप के लिए उसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल पैटर्न। ठीक है, एग्रीकल्चरल पैटर्न से हम क्या क्या जानते हैं कि डिफरेंट कौन कौन से हमारे सीजन्स वहाँ पे हैं, यानी कि साल में कितने खेती की जा सकती है मैक्स, और हर साल में जो अलग अलग सीजन है उसमें कौन कौन सी क्रॉप हमारी ग्रो की जाती है। तो जैसे यहाँ पे देखोगे तो पैडी हमारे जो बिहार में है, बिहार में 3 सीजन आते हैं, खरीफ, रबी और जायद, और तीनों सीजन में अलग अलग एग्रीकल्चरल पैटर्न देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखोगे पैडी क्रॉप्स जो खरीफ की मेन फसल है धान की खेती, क्योंकि 37.12% जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया बिहार के उसमें वहाँ पे धान की खेती की जाती है। तो काफ़ी लार्ज एरिया है, यानी कि ऐसा कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है बिहार में जहाँ पे पैडी की कल्टीवेशन ना की जा रही हो। और यहाँ पे 60% हम लोग पहले देख लिए कि टोटल जियोग्राफी एरिया बिहार जो कल्टीवेशन के लिए है, और नेशनल एवरेज हमारे 42% है। तो नेशनल एवरेज से मच हायर है वहाँ पे जियोग्राफी एरिया जो कि कल्टीवेशन के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। और जो एग्रीकल्चरल पैटर्न है वो हमारी रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल रिलीफ और अवेलेबल जो टेक्नोलॉजी होती है उस पर डिपेंड होती है कि किस टाइप की वहाँ पे एग्रीकल्चरल पैटर्न होंगे। तो एग्रीकल्चरल पैटर्न बिहार में समझने के लिए थोड़ा सा हमको सीजन वाइज एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो बिहार में 3 सीजन है, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और हमारी जायद क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप की बात करें तो ये हमारे जून से अक्टूबर के बीच में इसकी खेती होती है खरीफ क्रॉप की, यानी कि बरसात के दिनों में होती है। ठीक है, राइस मेजर हमारी मेन क्रॉप है खरीफ के लिए। 2020-21 की गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो जो पैडी की क्रॉप है वो लगभग में 34.75 लाख हेक्टेयर में पैडी की कल्टीवेशन की जाती है। ये टोटल जियोग्राफिक एरिया के 37.1% हो गया। तो बोल सकते हो खरीफ क्रॉप में सबसे ज़्यादा हमारी पैडी की कल्टीवेशन होती है। दूसरा हमारी मेजर क्रॉप है मेज, मकई की खेती सेकेंड लार्जेस्ट क्रॉप है बिहार का पैडी के बाद, और मेज की जो क्रॉप की एरिया है 4.2 लाख हेक्टेयर्स है बिहार में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अरहर और दाल की फसलें जो होती है वो भी की जाती है खरीफ में। ठीक है, तो खरीफ की हमारी फसल की खरीफ सीजन की हमारी जो एग्रीकल्चर पैटर्न क्या है, सबसे ज़्यादा राइस है, फिर हमारा क्या है मेज है, फिर इसके अलावा आप देखोगे तो जो हमारी अरहर की दाल है या अदर जो हमारी दाल की फसलें हैं वो हमारी उगाई जाती है। अब दूसरी सीजन बात करेंगे रबी क्रॉप। रबी क्रॉप की बात करेंगे तो रबी क्रॉप यहाँ पे जो उगाए जाते हैं वो ठंडी के दिनों में उगाए जाते हैं, और सबसे वीट जो हमारी क्रॉप है यानी कि गेहूं फसल रबी क्रॉप की सबसे डोमिनेंट फसल है, और इसकी जो एरिया है 24 लाख हेक्टेयर से, यानी कि परसेंटेज वाइज बात कर रहे हैं तो 25.64% टोटल जियोग्राफिक एरिया में वीट की कल्टीवेशन की जाती है। इसके अलावा रबी के सीज़न में हमारी वेजिटेबल्स भी ग्रो किए जाते हैं, और इंडिया में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है बिहार वेजिटेबल के क्षेत्र में। जायद क्रॉप की बात करें तो गर्मी के दिनों में लीची यहाँ पे ज़्यादा उगाया जाता है। इसके अलावा वेजिटेबल क्रॉप्स यहाँ पे उगाए जाते हैं। तो ये हमारा एग्रीकल्चरल पैटर्न हो गया हमारा बिहार का। अब फैक्टर्स की बात करें, कौन कौन से फैक्टर्स हमारे इस टाइप की एग्रीकल्चरल पैटर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, तो बिहार आप देख सकते हो कि बिहार में बहुत ज़्यादा कल्टीवेबल एरिया है, 60% है, और ऑलमोस्ट हमारी जो बिहार की जो लैंड है वो हमारी प्लेन है। ठीक है, और गंगा या अदर हिमालयन रीजन वाला
हर साल फर्टाइल यानी खादर जो सॉइल है वो हमारी वहाँ पे लाई जाती है। और बिहार में जो वन की जंगल की जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है, इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर की जो एक्टिविटीज़ है वो डोमिनेट करती है। इसके अलावा बिहार की जो क्लाइमेट है वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है और हैवी रेनफॉल भी होती है, क्योंकि ह्यूमिड और सब ह्यूमिड के बीच में इलाके में है। और यहाँ पे रिवर जो है हिमालयन पेरेनियल रिवर है और यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप देखोगे खरीफ में पैडी की कल्टीवेशन और ठंडी में जो हमारी वीट है, शुगर केन है, इस टाइप की कल्टीवेशन वहाँ पे की जाती है। वाटर इंटेंसिव भी कल्टीवेशन बहुत ही इजीली तरीके से कर सकते हैं। वेजिटेबल भी वहाँ पे बहुत ही लार्ज मात्रा में ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह वहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है सब चीज़ की अच्छी खासी है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए, इसलिए हमारे इस टाइप के पैटर्न एग्रीकल्चर में देखने को मिलते हैं। अब हमारा लास्ट जो हमारी पार्ट था क्वेश्चन का, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम क्या है स्टेट में। अभी हम लोग अच्छी अच्छी चीज़ें देखे थे कि हमारे यहाँ सॉइल बहुत ही फर्टाइल है बिहार में, वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी है, क्लाइमेट्स भी अच्छे हैं, फ्लैट लैंड है। ठीक है, लेकिन इसके होने के बावजूद भी आप देखोगे तो प्रोडक्टिविटी की बात करोगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होने की बात करोगे तो इंडिया में सबसे लोवेस्ट है प्रोडक्टिविटी बिहार की। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी का मेन रीज़न है लो होने का, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ जो सीड्स हैं वो हमारे यूज नहीं किए जाते हैं, इरिगेशन की फैसिलिटीज भी उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, और क्वालिटी ऑफ सीड्स की बात करोगे तो अच्छी क्वालिटी ऑफ बीज वहाँ पे उपलब्ध नहीं है या है भी। ठीक है, कुछ लोगों के पास है ही, गवर्नमेंट तो बहुत ही हाई कॉस्ट होता है, गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है। ठीक है, ऐसा सुनने में आया कि जो 7,000 की जो बीज होती है, ठीक है, वो गवर्नमेंट लगभग में 700 में प्रोवाइड करती है फार्मर्स को। ठीक है, मान लो व्हीट हमारी 7,000 की बीज है और 700 में फार्मर को प्रोवाइड कर दिया जाता है। लेकिन कुछ जो फार्मर होते हैं, किसान होते हैं, इस बीज को, ये अच्छी क्वालिटी का बीज को बुआई में यूज न करके इसको क्या करते हैं, बेच देते हैं। और बेचते भी हैं बुआई के लिए नहीं, वहाँ पे खाने के लिए यूज कर लिए जाते हैं। तो आप देख सकते हो इतनी महंगी बीज जो गवर्नमेंट 700 में प्रोवाइड करती है वो उसको खाने के लिए यूज करते हैं या बेच देते हैं। तो इस टाइप की अनअवेयरनेस देखने को मिलती है फार्मर को, या इसकी ज़रूरत उनको नहीं होती है, या जो भी आप प्रॉब्लम देख सकते हैं कि इतनी कॉस्टली बीज को बुआई के लिए यूज ना करके वो यहाँ पे खाने के लिए यूज कर लेते हैं। तो इस टाइप की यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बीज की अवेलेबिलिटी या एक्सेसिबिलिटी में प्रॉब्लम है, और यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी की अनसर्टेनिटी भी देखने मिलती है। रूरल एरिया में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कभी आती है कभी नहीं आती है, इसके चलते फार्मर को डर लगा रहता है कि जो इरिगेशन है वो टाइमली कर पाएगा कि नहीं, फसल बर्बाद तो नहीं हो जाएगी। ठीक है, ये भी हमारी प्रॉब्लम है। और स्टोरेज की फैसिलिटीज़ भी कम है बिहार में, और जो बिहार की फार्मर है उसको जल्दी ही फसल बेचनी होती है, क्योंकि उसके पास स्टोरेज करने की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो सस्ते दामों में बेच देते हैं, जिससे कि उनकी आउटपुट अच्छी लागत में नहीं मिलती है, अच्छे प्राइस उनको नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो प्रोडक्टिविटी की प्रॉब्लम है, दूसरे इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे नहीं है, बीज की अवेलेबिलिटी नहीं है, और इसके बावजूद भी यदि किसान कोई खेती करता है अच्छे से तो उनके वो अच्छे से प्राइस भी नहीं मिलती है। ठीक है, क्यों अच्छे से प्राइस नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ पे बिहार में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज नहीं है, कोई इंडस्ट्रीज नहीं रहेगी तो उसको जो फॉर्म का आउटपुट है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, उनको दूर बेचना पड़ेगा और बहुत ही सस्ते दामों में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छी लागत भी नहीं मिलती है। ये सब हमारी एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम है बिहार में। और इसका सोल्यूशन भी आप बोल सकते हो कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अच्छी क्वालिटी ऑफ सीड्स अवेलेबल कराए जाए, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ वहाँ पे या प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे टाइमली दिया जाए, और इसके अलावा जो एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज़ को भी वहाँ पर लगाया जाए, जिससे कि फार्मर को अच्छी जो कीमत है फॉर्म का वो मिल पाए, और फ़ायदा रहेगा तभी तो बाद में इनपुट में जो इन्वेस्टमेंट है वो फार्मर कर सकेंगे। ये सब चीज़ें कुछ हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं बिहार के एग्रीकल्चर के लिए। तो ये रहा दोस्तों आज के क्वेश्चन का जो आंसर का एनालिसिस। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यहाँ पे वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।